में हमने देखा था रिस्पॉन्स हेडर देखे थे हमने। ओके, तो हेडर क्या होता है, एक मेटा इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग रिक्वेस्ट। क्लाइंट जब रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, तो क्लाइंट कुछ इन्फॉर्मेशन सर्वर को भेजता है इन द फॉर्म ऑफ सब हेडर, एंड जब सर्वर रिस्पॉन्स देता है तो वो क्लाइंट को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है इन द फॉर्म ऑफ हेडर। इट मीन्स द हेडर इज द कम्युनिकेशन मीडियम बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ओके, ये कम्युनिकेशन डिफाइन करता है क्लाइंट एंड सर्वर के अंदर। तो हमने कल देखा था रिक्वेस्ट हेडर देखे थे, मतलब जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को तो क्या क्या हेडर सेंड होते हैं सर्वर को। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं रिस्पॉन्स हेडर। इसके अंदर जब भी सर्वर रिस्पॉन्स देता है क्लाइंट को, तो उस टाइम सर्वर भी कुछ इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ हेडर। तो उसमें से सबसे पहला हेडर था सर्वर हेडर। तो सर्वर हेडर क्या करता है, इट इन्फॉर्म अबाउट द सर्वर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग द रिक्वेस्ट। तो सर्वर क्लाइंट को बताता है कि सर्वर का कौन सा सॉफ्टवेयर है जो रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को दी जाती है। ओके, तो वो हेडर होता है सर्वर हेडर। ठीक है ना, उसके बाद हम सेकंड हेडर देखेंगे। यहाँ पे सेकंड हेडर है सेट कुकीज। सेट कुकी, सेट कुकी, it instruct the client, it instruct the client to store a cookie, to store the cookie that are sent back, sent back to the server in subsequent request। अब ये सेट कुकी एक हेडर है। ओके, तो जैसे भी रिस्पॉन्स आता है क्लाइंट को सर्वर से, तो सर्वर कुछ कुकीज़ का हेडर सेंड करता है जिसके अंदर कुकी जो होती है, मतलब एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है जिसके अंदर सर्वर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। तो क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन देता है कि ये सर्वर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप कुकी के फॉर्म में सेव करो, एक छोटी सी फाइल होती है, आप सेव करो, और जब भी आप कोई रिक्वेस्ट फिर से भेजना चाहते हो सर्वर को, तो वो कुकीज़ जो है वो फाइल फिर से सर्वर को भेज दो आप, ताकि सर्वर को पता चलेगा कि कौन सा क्लाइंट है और कौन से क्लाइंट की कौन सी कुकीज़ है। तो उस बेस ऑन दैट कुकीज़ इन्फॉर्मेशन सर्वर अंडरस्टैंड कर सकता है कि कौन सा क्लाइंट ने वो रिक्वेस्ट भेजी है। बिकॉज HTTP प्रोटोकॉल इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। तो स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि एक बार रिक्वेस्ट सेंड हो गई और फिर रिस्पॉन्स बैक टू आ गया, तो दोनों में से ये ट्रांजेक्शन जब होता है तो बाद में कनेक्शन क्लोज होता है, सर्वर को पता नहीं रहता है कि क्लाइंट कौन सा था और क्लाइंट को पता नहीं रहता है सर्वर का। अगर आपको स्टेट मेंटेन करनी है तो कुकीज़ का भी एक इस्तेमाल होता है। जैसे आप फेसबुक ओपन करते हो, तो आपका अकाउंट जब ओपन करते हो तो वो आपका ही ये सारी डिटेल्स देता है, किसी दूसरे के अकाउंट की नहीं देता है। मतलब एप्लीकेशन एक ही होता है, लेकिन उसके अंदर स्टेट मैनेज होती है कि वो अकाउंट आपका है, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे किसी न किसी फॉर्म में क्लाइंट के पास जाती है, और फिर क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है तो उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे आपकी इंफॉर्मेशन अकाउंट में आपकी दिखती है। ठीक है, तो उसमें एक है सेट कुकी नाम का एक ये है यहाँ पे सेट कुकी नाम का हेडर है। ओके, और यहाँ पे जो हेडर है, तो ये हेडर जब हेडर इंस्ट्रक्शन देता है क्लाइंट को कि मैं कुछ डेटा भेज रहा हूँ कुकी के फॉर्म में, आप अपने पास सेव कर लो। ठीक है, और जैसे भी कोई सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट आप भेजते हो तो उसके बाद उसके साथ वो डेटा फिर से सर्वर को भेज दो। तो ये कहने के लिए कुकीज़ का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे यहाँ पे सेट कुकी कुलन सेशन आईडी इज इक्वल टू ABC2134AF2 हेक्साडेसिमल के अंदर सेशन आईडी, पाथ, रूट पाथ एंड HTTP ओनली, HTTP
ओनली, मतलब सिर्फ HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर ही कुकी एक्सेस हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कुकी होता है, सेट कुकी हेडर है, उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन है जो कि सेव करनी है क्लाइंट को। सेशन आईडी मतलब सर्वर के अंदर ये आईडी जो है, इस आईडी के ऊपर सर्वर के अंदर इस आईडी के ऊपर जो यूज़र है उसी की डिटेल मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, और बेस पाथ यहाँ पे रूट स्लैश दिया है, मतलब ये बेस पाथ है। तो इस तरीके का एक एग्जांपल है। ओके, तो इससे पहले हमने देखा था कि सर्वर हेडर जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर इस रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे मैंने नहीं दिया था, तो एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ मैं। यहाँ पे सर्वर हेडर है अपाची, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपाची सर्वर वेब सर्वर है स्लैश, उसका वर्जन है 2.4.1, मतलब ये रिक्वेस्ट कौन हैंडल कर रहा है, अपाची टॉमकैट जो है अपाची सर्वर है, वेब सर्वर, वो रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है। ठीक है ना, उसके बाद हम देखेंगे कंटेंट लेंथ। कंटेंट लेंथ the size of the response body in a byte. It provide information of size of the response body. रिस्पॉन्स बॉडी इन बाइट्स। तो यहाँ पे जब भी ब्राउज़र सर्वर रिस्पॉन्स देता है, ओके, तो वो क्या करता है कि जो कंटेंट की लेंथ, मतलब रिस्पॉन्स में जो भी डेटा दिया है, ओके, जो भी रिस्पॉन्स बॉडी है उसकी बाइट के अंदर साइज प्रोवाइड करता है कि इतने साइज का डेटा मैंने सेंड किया है क्लाइंट को। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जांपल है यहाँ पे, एग्जांपल कंटेंट लेंथ कुलन, जैसे कि 102.424 बाइट। ओके, तो इतने बाइट्स क्या किया है उसने, डेटा सेंड किया है क्लाइंट को। ठीक है ना, उसके बाद है यहाँ पे और एक हेडर है यहाँ पे कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप, द मीडिया टाइप ऑफ द रिस्पॉन्स बॉडी, media type of the response body। तो कंटेंट टाइप का मतलब यह होता है कि किस टाइप का मीडिया, मतलब डेटा सर्वर ने क्लाइंट को भेजा है, उसका टाइप यहाँ पे क्लाइंट सर्वर क्या करता है, क्लाइंट को भेजता है किसके फॉर्म में, कंटेंट टाइप हेडर के फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल की बात करें हम यहाँ पे, एग्जांपल कंटेंट टाइप टेक्स्ट, कंटेंट का टाइप पे टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर क्या है, बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं जैसे HTML, और यहाँ पे कैरेक्टर सेट इक्वल टू UTF-8। ओके, तो इस तरीके से सर्वर क्या करता है, भेजता है, मतलब कौन किस टाइप के कंटेंट उसने भेजे। तो कंटेंट है जैसे कि टेक्स्ट है, लेकिन टेक्स्ट में HTML है, और कैरेक्टर सेट मतलब क्या है कि ये एनकोडिंग स्कीम में UTF-8, जो UTF-8 में ये कंटेंट को एनकोड किया गया है। ये इंफॉर्मेशन क्या किया जाती है, क्लाइंट को भेजी जाती है। ओके ओके ना, उसके बाद जो हेडर है दैट इज कॉल्ड एज द कैश कंट्रोल। cache control, okay, directive for caching, caching mechanism in both request and response।
रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे कैश कंट्रोल नाम का एक हेडर है। तो कैश कंट्रोल हेडर के अंदर रिक्वेस्ट जब सेंड होती है या फिर रिस्पॉन्स सेंड होता है तो इस हेडर के अंदर क्या होता है कि किस तरीके का कैशिंग मैकेनिज्म यूज़ करना है। तो कैश का मतलब क्या होता है कि टेम्पररी जो भी रिक्वेस्ट का डेटा है या रिस्पॉन्स का डेटा है कहीं टेम्पररी स्टोर करना है, ताकि उसी सेम रिस्पॉन्स को अगर लेना है या फिर रिक्वेस्ट को भेजना है तो फिर से रिक्वेस्ट जनरेट करने से पहले बेहतर है कि ऑलरेडी सेव किया हुआ जो कैश किया हुआ डेटा है उसी को रीयूज़ करें। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ये किस तरीके से होता है। एग्जाम्पल कैश कंट्रोल, कैश कंट्रोल और यहाँ पे नो कैश। ओके, तो यहाँ पे नो कैश का मतलब कैशिंग नहीं करना है यहाँ पे। ओके, तो बेस्ड ऑन दैट ब्राउज़र को भी समझता है कि डेटा का रिस्पॉन्स को कैश करके रखना है या फिर नहीं रखना है। यार सर्वर को भी समझता है कि अगर ब्राउज़र ने कैश कंट्रोल लिखा है तो कैश करना है या नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद है लोकेशन। PHP में ये ज़्यादा यूज होता है, लोकेशन हेडर। लोकेशन redirect the client to another URL, redirect the client to another URL। ओके, सो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जैसे भी सर्वर कोई रिस्पॉन्स भेजता है और रिस्पॉन्स में क्लाइंट को बोलता है कि आप दूसरे URL पे रीडायरेक्ट हो जाओ, तो डायरेक्टली ब्राउज़र क्या होता है दूसरे URL पे रीडायरेक्ट होता है। ओके, आपने कभी देखा होगा पेमेंट गेटवे के अंदर कि जैसे भी कोई पेमेंट करते हो तो आप एक साइट से दूसरे साइट के ऊपर डायरेक्टली रीडायरेक्ट होते हो आप पेमेंट करने के लिए। तो ये इसका इस्तेमाल किया जाता है लोकेशन हेडर का। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे इसका एग्जांपल लिखते हैं हम। एग्जांपल लोकेशन कोलन, जैसे रीडायरेक्ट करना है http://www.codelengths.com, codelengths.com। ठीक है, तो ये लोकेशन हेडर अगर इस तरीके से हेडर आता है क्लाइंट को तो क्लाइंट समझ जाता है कि लोकेशन हेडर में जो URL दिया है ये अभी मुझे इस URL पे रीडायरेक्ट होना है, इसके ऊपर जाना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब ना इसके बाद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट डिस्पोजिशन। कंटेंट डिस्पोजिशन डिस्पोजिशन अब ये हेडर का काम क्या होता है। अगर कंटेंट डिस्पोजिशन हेडर सर्वर भेजता है, इट इंडिकेट if the content should be displayed in line in the browser or treated as an attachment to be downloaded। ओके, सो अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हो। ठीक है, तो वहाँ पे ये कंटेंट डिस्पोजिशन हेडर सर्वर ने अगर भेजा है वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तो सर्वर क्या करेगा, कुछ सर्वर ने फाइल भेजी है तो वो इस हेडर की वैल्यू जो है वो सेट करेगा कि आप इसको ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले करो, तो ब्राउज़र सिर्फ उस फाइल को डिस्प्ले करेगा।
अगर उसके अंदर अगर डाउनलोड का हेडर के अंदर डाउनलोड की वैल्यू अगर सर्वर ने भेजी है तो डायरेक्टली आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इसका एग्जांपल देखेंगे हम। आपको अगर कोई भी फाइल डाउनलोड करानी है तो आपको ये हेडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा सर्वर साइड पे। एग्जांपल है कंटेंट डिस्पोजिशन, कंटेंट डिस्पोजिशन, अटैचमेंट, अटैचमेंट कुलन, फाइल नेम कुलन, कोड लाइन्स डॉट txt फाइल। ठीक है, अभी कंटेंट डिस्पोजिशन ये जो हेडर सर्वर ने अगर सेट किया है, क्या क्या है, अटैचमेंट किया है, किसको, फाइल भेज रहा है, टेक्स्ट फाइल को। तो जैसे भी ये हेडर रिस्पॉन्स के अंदर आएगा तो ब्राउज़र क्या करेगा, डायरेक्टली इसको एज एन अटैचमेंट बोल के डायरेक्टली डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी फाइल को डाउनलोड करना है तो सर्वर के ऊपर ये आपको हेडर सेट करना पड़ेगा, तभी जाके ब्राउज़र को समझता है कि मुझे इसको ओपन करके दिखाना है या फिर इसको डाउनलोड करना है। ओके, तो कंटेंट डिस्पोजिशन, अटैचमेंट, फाइल नेम, तो यहाँ पे एज अ डाउनलोड बोल के क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट है अभी। ठीक है, अभी ये जो हेडर के बारे में है, जैसे कि यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, कोर्स क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, these header control, these headers control how resources are shared across different origin, या डोमेन। तो ये जो हेडर होता है कॉर्स कहा जाता है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि मल्टीपल डोमेन होते हैं, अलग अलग वेबसाइट, एक वेबसाइट किसी दूसरे वेबसाइट को का डेटा एक्सेस करना चाहता है। ओके, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे google.com है, यहाँ पे google.com ये डोमेन हो गया, एक ओरिजिन हो गया, यहाँ पे facebook.com ये दूसरा ओरिजिन हो गया। तो गूगल वाला फेसबुक यहाँ पे ये क्रॉस ओरिजिन है, मतलब गूगल अलग है, फेसबुक अलग है, लेकिन गूगल वाले ने रिक्वेस्ट भेजी है, किसको भेजी है, फेसबुक वाले को, कि मुझे एक डेटा चाहिए। तो फेसबुक वाला कंट्रोल करेगा कि मुझे उसको देना है या नहीं देना है। तो ओके, तो ये बेस ऑन किसके ऊपर चलता है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग की कुछ पॉलिसी होती है। ओके, और उसके कुछ हेडर्स होते हैं, उसके हेडर के अकॉर्डिंग जैसे भी गूगल यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा, तो रिक्वेस्ट भेजने से पहले वो ऑप्शन रिक्वेस्ट भेजेगा। यहाँ पे ऑप्शन रिक्वेस्ट, उसको प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट बोला जाता है, प्री फ्लाइट। तो यहाँ पे प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट लेके फेसबुक से परमिशन लेगा कि ये आपको रिक्वेस्ट भेजना चाहता है, तो अलाउ करते या नहीं करते। तो फेसबुक इसको रिस्पॉन्स में देगा, हेडर पास करेगा, हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन देगा कि यस अलाउ कर दो। जैसे अलाउ किया जाता है उसके बाद एक्चुअल रिक्वेस्ट सेंड की जाती है, और फिर उसका डेटा यहाँ पे एज अ रिस्पॉन्स बोल के डेटा लिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग का काम चलता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसमें से एक हेडर है एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन। एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन,
एक्सेस कंट्रोल अलाउ origin is equal to star allow specify which origin are allowed which origin are allowed to access the resource. ओके, सो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, ये जो हेडर है, ये हेडर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्लाइंट को इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सा डोमेन जो रिक्वेस्ट मुझे भेजना चाहता है उसको मुझे अलाउ करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल लिखो। एग्जांपल है जैसे एक्सेस डैश कंट्रोल अलाउ ओरिजिन कुलन और यहाँ पे स्टार दे दिया है। ओके, तो इसका मतलब ये होता है, स्टार अगर आप देते हो अलाउ कंट्रोल ना एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन स्टार देते हो, तो इसका मतलब क्या है कि एनीबडी कैन सेंड रिक्वेस्ट, एनी डोमेन कैन सेंड रिक्वेस्ट, एनी डोमेन कैन सेंड रिक्वेस्ट, कोई भी रिक्वेस्ट भेज सकता है किसी भी मतलब जो वेबसाइट है मेरा, वेब एप्लीकेशन है मेरा, उसने अगर हेडर ये दे दिया एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन और इक्वल टू स्टार दे दिया, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी डोमेन क्या करता है उसको एक्सेस कर सकता है। ओके, या फिर यहाँ पे स्पेसिफिक डोमेन के लिए ही आपको एक्सेस देना है, तो इस तरह का हेडर सेट करेगा सर्वर, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, और स्पेसिफिक डोमेन को ही देना है तो http://www.codelength.com। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ codelength.com से ही रिक्वेस्ट क्या करी जाएगी, भेजी जाएगी और वो एक्सेप्ट की जाएगी रिक्वेस्ट सर्वर को, अदरवाइज नहीं जाएगी। तो ये करने के लिए आपको एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर सर्वर के ऊपर सेट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है बी एक्सेस कंट्रोल अलाउ मेथड। एक्सेस कंट्रोल अलाउ, कभी भी ध्यान में रखना, हेडर इज ऑलवेज इन अ पास्कल केस, अलाउ मेथड। specify which HTTP method which HTTP method are allowed when accessing the resources। ठीक है, तो रिसोर्स एक्सेस करने के लिए सर्वर सेट कर सकता है एक्सेस कंट्रोल अलाउ मेथड हेडर, जिसके अंदर वो मल्टीपल मेथड डिफाइन कर सकता है कि मुझे इसी मेथड से रिक्वेस्ट में एक्सेप्ट करूँगा, चाहे वो गेट हो, पोर्ट हो पोस्ट मेथड हो, डिलीट हो, ऑप्शन हो। तो यहाँ पे वो मेथड, कौन सी मेथड क्लाइंट ने भेजना चाहिए उसी के हिसाब से मैं अलाउ करूँगा। अगर मैंने जो मेथड डिफाइन किया, अगर उस मेथड से रिक्वेस्ट नहीं आई है तो मैं वो एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इस टाइप का नोटिफिकेशन ब्राउज़र को देना है तो सर्वर ये जो एक्सेस कंट्रोल अलाउ मेथड जो है ना, ये हेडर सेट करता है। ठीक है, तो जैसे कि इसका एग्जांपल है, यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल
control allow origin access control allow methods, और फिर इसके अंदर मेथड कौन सी है, जैसे गेट मेथड अलाउ करना है, पोस्ट मेथड अलाउ करना है और पुट मेथड अलाउ करना है। ठीक है, अगर इसके अलावा रिक्वेस्ट दूसरी मेथड से आती है तो ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और आप सर्वर को कॉल नहीं कर सकते क्लाइंट से। तो इस तरीके की हेडर अगर सर्वर सेट करता है तो इसका पर्पज़ ये होता है। ठीक है, उसके बाद है एक्सेस कंट्रोल अलाउ हेडर्स। access control allow headers. Okay, so specify which header can be used in the request. तो सर्वर कंट्रोल कर सकता है क्लाइंट को कि भाई मैं मेरे हिसाब से ही आप रिक्वेस्ट हेडर सेट कर सकते हो। ओके, आप कोई भी हेडर नहीं सेट करना है आपको। जब भी आप रिक्वेस्ट देना चाहते हो तो मैं बोलूँगा वही हेडर आपको सेट करके मुझे रिक्वेस्ट देनी होगी, तभी मैं वो एक्सेप्ट करूँगा। इस तरीके की चीज़ें अगर सर्वर को करना है तो सर्वर सेट कर सकता है हेडर, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सेस कंट्रोल अलाउ हेडर नाम की हेडर से। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है एक्सेस कंट्रोल अलाउ हेडर्स कुलन, आप कौन से हेडर्स दे सकते हो, जैसे कि कंटेंट टाइप हेडर है, या उसके बाद दूसरा भी कोई हेडर दे सकते हो, जैसे कंटेंट टाइप है। उसके बाद एक ऑथेंटिकेशन है, ऑथोराइजेशन। ठीक है, तो आप इस तरीके की हेडर, यही हेडर आप सेंड कर सकते हो सर्वर को अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है यहाँ पे जो सर्वर है हमारा वो रिस्पॉन्स देते वक्त कुछ हेडर यहाँ पे सेट करता है। तो वो हेडर यहाँ पे सेट करने के बाद क्या होता है कि क्लाइंट को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसकी इन्फॉर्मेशन बेस पे ही क्या होता है रिक्वेस्ट सेंड होती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हेडर फ्लो। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हेडर फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देंगे रिक्वेस्ट हेडर। Request header, these are sent by the client. These headers are sent by client, जैसे कि एग्जांपल के अंदर यहाँ पे ब्राउज़र टू प्रोवाइड मोर कॉन्टेक्स्ट about the request। ठीक है,
अब यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर है, जैसे भी क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है तो वो क्या करता है, कुछ हेडर भेजता है किसको, सर्वर को, कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके, एक क्लियर कॉन्टेक्स्ट मिल सके सर्वर को, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट ये होता है, जैसे भी रिक्वेस्ट सेंड होती है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट मेथड स्लैश किसको रिक्वेस्ट भेजिए, मान लो index.html पाथ है HTML, इसको रिक्वेस्ट भेजिए, और HTTP का वर्जन कौन सा यूज़ किया है, यहाँ पे ये आया है, जैसे वर्जन 1.1, ठीक है। उसके बाद अब आता है होस्ट, किसको रिक्वेस्ट भेजिए, यहाँ पे www.codelines, इसको रिक्वेस्ट भेजिए। यूज़र एजेंट मतलब कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है रिक्वेस्ट भेजने के लिए ब्राउज़र ने, तो कौन सा ब्राउज़र है वो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मोजिला ब्राउज़र यूज़ किया था, मोजिला, और उसका वर्जन है 5.0 वर्जन, इस ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेजी गई है। और वो रिक्वेस्ट भेजने के बाद एक्सेप्ट क्या करना है, करेगा वो टेक्स्ट करेगा, लेकिन किस टाइप का, HTML टाइप में टेक्स्ट वो क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो एक्सेप्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि सर्वर को बताती है कि मैं एक्सेप्ट इसी टाइप का डेटा एक्सेप्ट करने वाला हूँ, इसके अलावा मैं नहीं एक्सेप्ट करने वाला हूँ, ठीक है। सो इस तरह की जब गेट रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं, मतलब रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो इस तरीके की जो हेडर क्या होता है, डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है सर्वर को, ठीक है। तो इट इज़ अ HTTP रिक्वेस्ट डिटेल्स, ठीक है। तो जैसे भी यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड होती है तो इस टाइप का डेटा क्या होता है, सर्वर के पास चला जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे रिस्पॉन्स हेडर के बारे में। रिस्पॉन्स हेडर्स, these headers are sent back by the server to provide details about the response, ठीक है। अब ये जो रिस्पॉन्स हेडर होते हैं, ओके, तो ये रिस्पॉन्स हेडर क्या करते हैं, यहाँ पे दीज हेडर आर सेंड बैक बाय द सर्वर, तो जैसे भी रिस्पॉन्स भेजा जाता है तो सर्वर भी कुछ हेडर क्लाइंट को भेजता है टू प्रोवाइड अ डिटेल अबाउट द रिस्पॉन्स के रिगार्डिंग डिटेल्स सेंड करने के लिए क्लाइंट को कुछ हेडर के फॉर्म में क्या करता है, कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करता है, तो ओके। अब वो डिटेल्स कौन से होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया गया है, HTTP प्रोटोकॉल, और उसका वर्जन यहाँ पे पहला आएगा वर्जन 1.1, फिर इसका स्टेटस कोड और यहाँ पे रीजन कोड आएगा, स्टेटस कोड ओके। तो रिक्वेस्ट यहाँ पे सक्सेसफुली क्या किया गई है, प्रोसेस की गई है और सब कुछ ओके है, ठीक है। फिर वो भेजेगा कंटेंट टाइप, किस टाइप का कंटेंट उसने रिस्पॉन्स के अंदर भेजा है वो डिटेल भेजेगा, कंटेंट टाइप हेडर भेजेगा, उसके अंदर वो डिटेल भेजेगा टेक्स्ट के अंदर कौन सा टाइप है, HTML, ओके, और सेमीकोलन, और वो कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम भी बता देगा कि किस एनकोडिंग स्कीम से एनकोड किया गया है, कैरेक्टर सेट इज इक्वल टू UTF-8, ये एनकोडिंग स्कीम उसने यूज करके कैरेक्टर भेजे है, ठीक है। कंटेंट लेंथ, उसके बाद वो भेजता है कंटेंट लेंथ कितना है, मान लो 1000, तो ये क्या है, बाइट है, 1000 बाइट, सो इसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन अ बाइट, ओके। 1000 बाइट का डेटा उसने क्या किया है, सेंड किया है। और यहाँ पे सर्वर ये रिक्वेस्ट किसने प्रोसेस की है, तो सर्वर के अंदर अपाची टॉमकैट
अपाची नाम का सॉफ्टवेयर है, सर्वर है अपाची, और उसका वर्जन है यहाँ पे 2.4.1। तो इस तरह की डिटेल्स जो भेजी जाती है किसको, क्लाइंट को भेजी जाती है रिस्पॉन्स देने के बाद फ्रॉम द सर्वर। ओके, सो हियर रिस्पॉन्स हेडर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, HTTP क्या करता है, रिस्पॉन्स हेडर सेंड करता है ताकि ब्राउज़र को ये इनिशियल चीज़ें समझ सके रिगार्डिंग द रिक्वेस्ट। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा हेडर फील्ड स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हेडर जो हम सेट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए, ये डेवलपमेंट करते वक्त आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप हेडर सेट करने जाते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे है, पहला पॉइंट है की वैल्यू पेयर। ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिस है। HTTP हेडर आर HTTP headers are sent as a key value pair, की वैल्यू पेयर। तो जो भी हेडर होता है HTTP का वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होता है, मतलब एक की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा है दिस इज़ व्हाट, ये है की और ये है इसका वैल्यू है। ठीक है, तो जो भी हेडर होती है आपकी की वैल्यू के फॉर्म में होते हैं, पहली बात। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है ओके, की वैल्यू पेयर सेपरेटेड बाय कोलन। ओके, तो जो भी की वैल्यू है उसको सेपरेट किया जाता है कोलन से। ओके, कोलन एंड स्पेस फॉलोड बाय द वैल्यू, बाय द वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे जो भी की वैल्यू पेयर है, मतलब यहाँ पे हेडर है आपका, की वैल्यू की म्हणजे हेडर कुलन और स्पेस दे के यहाँ पे उसकी वैल्यू। ओके, इस तरीके से, तो ये हो गया आपका हेडर। तो जैसे कि मैं इसका सिंटैक्स लिखता हूँ यहाँ पे, सिंटैक्स। तो सिंटैक्स यहाँ पे लिखो हेडर नेम, हेडर नेम कुलन और हेडर वैल्यू। ठीक है, तो ये फॉर्म में क्या होना चाहिए आपका हेडर, इसी फॉर्म में आपको क्या करना है, हेडर को लिखना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पे हेडर का, जैसे कि हेडर है कंटेंट टाइप कुलन और ये की वैल्यू पेयर है जैसे कि एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ठीक है, तो ये हो गया हेडर और ये हो गया उसकी वैल्यू। इसी को आप की बोल सकते हैं और इसी को वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है, तो की वैल्यू पेयर कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये इसका एक सिंटैक्स है। ओके, नंबर 2 है इसका केस इनसेंसिटिविटी। केस insensitive header name and header names are
केस इनसेंसिटिव, केस insensitive meaning content type and content type are treated as the same. तो यहाँ पे लिखते वक्त हेडर जो है, यहाँ पे जो भी हेडर है वो कैसा है, केस इनसेंसिटिव है। ओके, मतलब यहाँ पे कैपिटल हेडर के अंदर ये कैपिटल नाम से हेडर लिखा है या फिर स्मॉल से लिखा है तो बोथ आर द सेम। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने सी कैपिटल लिखा है, टी कैपिटल, लेकिन यहाँ पे सब स्मॉल लिखा है मैंने और यहाँ पे भी स्मॉल, सेम ही है, लेकिन वो दोनों भी सेम कंसिडर हो गए, डिफरेंट नहीं कंसिडर हो गए। ओके, तो इस तरीके से, बट स्टैंडर्ड इज द यू हैव टू यूज द पास्कल केस। पास्कल केस का मतलब क्या है, जो भी वर्ड हो रहा है ओके उसका पहला अक्षर जो होता है ये कैपिटल होता है। ठीक है, तो आपको पास्कल केस के अंदर ही क्या करना है, हेडर को लिखना है आपको। ठीक है, अगर नहीं लिखते हो, स्पेलिंग आपकी स्मॉल हो या अपर केस हो या लोअर केस, ट्रीटेड एज अ सेम, केस इनसेंसिटिव। ठीक है, तो ये इस तरीके से हेडर का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ओके, अभी हम देखेंगे कस्टम हेडर के बारे में। developer can also create custom headers for specific purpose। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टम हेडर भी डेवलपर बना सकता है उसके स्पेसिफिक पर्पस के लिए। कस्टम हेडर usually start with the prefix x dash, though the usage of x is becoming a less recommended। ठीक है, तो यहाँ पे आप कस्टम हेडर भी बना सकते हो, डेवलपर जो है वो कस्टम हेडर भी बना सकता है। ओके, लेकिन कस्टम हेडर बनाने के लिए उस हेडर की शुरुआत किससे करनी होगी, एक्स एंड हाइपन। ठीक है, लेकिन ये रिकमेंडेशन ये है कि ये जो एक्स यूज कर सकते हो ये लेस रिकमेंडेड है, ज़्यादा इतना रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप बना सकते हो खुद का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक हेडर बनाना चाहूँगा, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल एक्स डैश यूज़र आईडी। ठीक है, ये मैंने हेडर बनाया है और इस हेडर की मैंने वैल्यू दे दी है 124। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये है मेरा हेडर, दिस इज कॉल्ड एज द कस्टम हेडर। मैंने कस्टम हेडर बनाया है और उसको एक वैल्यू दे दी है यहाँ पे, इस कस्टम हेडर एंड दिस इज ए वैल्यू। ठीक है, तो ये हेडर मैंने बनाया है और ये हेडर मैं सेंड कर सकता हूँ सर्वर से क्लाइंट को। ठीक है, नाउ हियर ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कुकीज़ एंड सेशन के बारे में।
कुकीज एंड सेशन के बारे में। although HTTP is a stateless cookies and session are used to maintain state। तो मैंने पहले ही बताया था कि कुकीज़ एंड HTTP प्रोटोकॉल स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। मतलब एक बार रिक्वेस्ट सेंड हो गई सर्वर को और रिस्पांस आ गया तो सर्वर और क्लाइंट का कनेक्शन क्लोज होता है। सर्वर को पता नहीं रहता है कौन सा क्लाइंट है और क्लाइंट को पता नहीं रहता है सर्वर कौन सा है। लेकिन हमें दोनों में से कनेक्शन बनाए रखना है, क्योंकि एक सर्वर को 1000 लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो सर्वर को पता होना चाहिए कि कौन सी रिक्वेस्ट कौन से क्लाइंट से आ रही है। तो इसलिए सर्वर क्या करता है, दो चीज़ें मेंटेन करता है, एक कुकीज़ मेंटेन करता है और एक सेशन मेंटेन करता है। तो ये दोनों भी चीज़ें एक स्टोरेज लोकेशन होता है जिसके अंदर जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा उस क्लाइंट का एक यूनिक आईडी बना के स्टोर करके रखता है, और फिर से वही आईडी उस क्लाइंट को भेज देता है। और जैसे ही वो क्लाइंट फिर से रिक्वेस्ट भेजता है तो वो आईडी से पहचानता है कि ये क्लाइंट कौन सा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम कुकीज़ के बारे में देखेंगे। पहले यहाँ पे कुकीज़ cookie data sent by the server to store on the client side and send back in a subsequent request। सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा एक सर्वर है, ये सर्वर है, ठीक है, दिस इज आवर सर्वर एंड दिस इज आवर क्लाइंट 1 एंड ये क्लाइंट 2, क्योंकि एक सर्वर को मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ओके, सो ये सर्वर है और ये क्लाइंट 1 है C1 एंड क्लाइंट 2 है C2, ठीक है। अब जब क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेज दी क्लाइंट, और दिस इज ये जो क्लाइंट है इसका नाम है मान लो दत्ता और इसका मान लो रानी, ठीक है। अब यहाँ पे दत्ता जो क्लाइंट है इसने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, सर्वर ने उसको डेटा दे दिया, रिस्पॉन्स भेज चुका है यहाँ पे। ओके, जैसे भी ये रिक्वेस्ट ख़त्म होती है अब सर्वर को कुछ पता नहीं है कि रिक्वेस्ट किसने भेजी थी और रिस्पॉन्स किसने भेजा था। अरे मुझे मतलब कौन सा क्लाइंट है अभी उसको कुछ पता नहीं है, ख़त्म, ठीक है। लेकिन दत्ता को फिर से रिक्वेस्ट भेजनी है सर्वर को यहाँ पे, तो सर्वर बोलेगा कि भाई आप कौन हो, फिर से आपको फिर डिटेल निकाल के देने होंगे लॉगिन करके कि नहीं मैं ये हूँ वो हूँ, आपको फिर से प्रूव करना पड़ेगा। तो ये तो फिर प्रॉब्लम होता है। जैसे आपने अकाउंट ओपन कर दिया है, जैसे फेसबुक के ऊपर आपने एक बार लॉगिन किया तो फिर आपकी डिटेल आनी चाहिए, लेकिन बार बार सर्वर को रिक्वेस्ट जा रही तो सर्वर को पता ही नहीं चल रहा कि भाई तू है कौन पर्सन। ओके, तो यहाँ पे दिक्कत आती है, तो यहाँ पे गड़बड़ होती है। तो गड़बड़ होने के लिए यहाँ पे सर्वर क्या करता है, एक कुकीज़ बोल के एक छोटा सा फाइल जो होता है, छोटा सा फाइल होता है यहाँ पे, वो मेंटेन करता है सर्वर यहाँ पे मेंटेन। ओके, अब ये क्या करता है, जैसे भी यहाँ पे दत्ता ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, तो वो क्या करता है यहाँ पे एक की वैल्यू जनरेट करता है। मतलब यहाँ पे क्या करता है, सेशन आईडी तैयार करता है, सेशन आईडी ओके इज इक्वल टू, और दत्ता ने रिक्वेस्ट भेजी, इसका आईडी 1 2 3 उसने जनरेट कर दिया, ठीक है। और जैसे भी ये रिक्वेस्ट बैक टू सेंड करता है, रिस्पॉन्स देता है, उसके साथ ये फाइल जो है, ये फाइल को भी इस रिस्पॉन्स के साथ भेज देता है, इस रिस्पॉन्स के साथ इस फाइल को, ठीक है। भेज देने के बाद फिर इसको कमांड देता है
क्लाइंट को कि तू इस फाइल को एज अ कुकी सेव कर, कुकी सेव कर। फिर क्लाइंट क्या करता है, ये सेशन आईडी जो है ये कुकी इसको सेव करके रखता है अपने पास, सेशन आईडी इज इक्वल टू 1 2 3 सेव करके रखा। फिर रानी ने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी, अब ये निकाल देता है, ये इसका कोई ज़रूरत नहीं है इसको अभी, ठीक है, ओके ठीक है। अभी रानी ने रिक्वेस्ट भेजी यहाँ पे सर्वर को, तो ये क्या करता है, क्लाइंट कौन सा आया है, रानी, फिर ये कुकी बनाता है ये इस तरीके से, और फिर क्या करता है, उसका एक आईडी बनाता है, सेशन आईडी, उसका आईडी है 143, ठीक है। फिर क्या करेगा, इसको रिस्पॉन्स भेज देगा, जो भी रिस्पॉन्स देना है इसको दे देगा, इसको रिस्पॉन्स, ठीक है। लेकिन रिस्पॉन्स के साथ क्या करेगा, ये सेशन आईडी भी इसको भेज दे देगा, ठीक है। जैसे भेज दे दिया, ये क्या करेगा, C2 वाला इस आईडी को सेव करके रखेगा कुकीज़ के अंदर, ओके। यहाँ पे सेशन आईडी इज इक्वल टू 143, ठीक है। अब सर्वर इस डेटा को रिमूव कर देता है, सर्वर को इसकी जानकारी नहीं है अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब दत्ता सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, यहाँ पे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, तब दत्ता ये भी भेजता है रिक्वेस्ट के साथ कुकी भेजनी पड़ती है उसको। फिर सर्वर के पास कुकी आती है, फिर कुकी आने के बाद क्या आता है, सेशन आईडी 1 2 3 मिलता है। अब इस सेशन आईडी 1 2 3 पे कौन सा डेटा है ये सर्वर को पता चलता है, और सर्वर उस आईडी पे का डेटा बैक टू रिस्पॉन्स के ज़रिए दे देता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यूज़र लॉगिन हुआ है उसी का ही डेटा मिल रहा है उसी यूज़र को। फिर रानी ने फिर से रिक्वेस्ट भेजी कुछ डेटा लेने के लिए सर्वर को, यहाँ पे इस तरीके से, तो उसके साथ वो कुकी भी भेजती है, कुकी भेजना ज़रूरी होता है। जैसे ही कुकी भेज दी तो उसका आईडी कितना है, 143 143 पे जो भी डेटा है वही डेटा क्या करता है, सर्वर भेज देता है किसको, रानी को, तो रानी को उसका डेटा मिलता है। तो इस तरीके से क्या होता है, स्टेट को मेंटेन किया जाता है इस तरीके से यूजिंग कुकीज़ और सेशन। तो कुकीज़ और सेशन का हेल्प से ये पूरा डिटेल क्या होता है, मेंटेन किया जाता है। आपके जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो स्टेट होती है, मतलब कौन सा क्लाइंट है कौन सा सर्वर है, इसका ये मैकेनिज्म यूज़ होता है, इसी को कुकीज़ कहा जाता है। अंडरस्टूड। तो कुकीज़ के बारे में बहुत मिसकंसेप्शन होते थे पहले, हम जब कॉलेज में थे तब कुकीज़ बोले तो बहुत बच्चे परेशान होते थे, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ओके। अब हम देखेंगे सेशन के बारे में। सेशन सर्वर साइड स्टोरेज। सेशन इज अ server side data structure that store client information in a unique identifier that is called as a session ID, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेशन आईडी बनाता है, यहाँ पे सेशन आईडी ये सेशन क्रिएट करता है, ओके। तो सेशन मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, और जो कोई रिक्वेस्ट आती है ब्राउज़र की, ओके, तो उस ब्राउज़र के लिए एक सेपरेट सेशन आईडी मेंटेन करता है, और वही सेशन आईडी कुकी के अंदर भेज देता है, ओके। तो वो सिर्फ आइडेंटिफाई करता है ब्राउज़र को, ना कि कोई यूज़र को, क्योंकि 10 ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आ रही है, तो एक वेबसाइट जो है एक ब्राउज़र के लिए एक ही सेशन क्रिएट करती है। अगर मल्टीपल टैब के अंदर अगर आप उसी वेबसाइट को ओपन करोगे तो वो एक ही सेशन बनाएगा आपके लिए, ठीक है। अगर डिफरेंट ब्राउज़र होंगे सेम वेबसाइट के लिए तो डिफरेंट सेशन बनेगा। तो जैसे कि मान लो ये हमारा ब्राउज़र है, यहाँ पे ये ब्राउज़र है, यहाँ पे
एक ब्राउज़र है, ये दो ब्राउज़र, मतलब दो कंप्यूटर है, या फिर हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे ब्राउज़र होते हैं। और यहाँ पे ये है हमारा सर्वर, ठीक है। जैसे ही हम किसी ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, ओके, तो सर्वर क्या करता है, यहाँ पे एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, इस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर, ओके। अब इस डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, यहाँ पे अपने पास स्टोरेज लोकेशन बनाता है और डेटा को स्टोर करता है अपने पास, इस तरीके से। ये होता है सेशन आईडी क्रिएट करता है, सेशन आईडी, और यहाँ पे ब्राउज़र, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरा क्रोम ब्राउज़र है, ये मेरा क्लाइंट 1 है, और ये मोजिला है, ये क्लाइंट 2 है। तो पहला क्रोम ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, तो सर्वर क्या करेगा, सेशन आईडी क्रिएट करेगा। तो ये जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र का जो यूनिक आईपी एड्रेस है, यूनिक कोई भी चीज़ है वो लेगा और सेशन आईडी बनाएगा इसके लिए 1432, और ब्राउज़र कौन सा है, क्रोम, ओके। उसका कुछ यूनिक आईडी, उसका भी एक यूनिक आईडी होगा क्रोम का यूनिक आईडी, जो भी यूनिक आईडी लेगा उस ये यूनिक आईडी यहाँ पे लेगा, कौन, क्रोम ब्राउज़र है, क्रोम जैसे कि 4 यूनिक आईडी, तो उसका सेशन आईडी बना दिया यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, जैसे भी ये रिस्पॉन्स भेजेगा, तो रिस्पॉन्स भेजते वक्त क्या करेगा, वही सेशन आईडी कुकी के फॉर्म में भेजेगा इसको, ओके। तो सेशन आईडी क्या है इसका, 1432, ठीक है। तो ये सेशन आईडी कुकीज़ के पास भेज दिया क्रोम को। अब दूसरा ब्राउज़र है, उसने रिक्वेस्ट भेज दी यहाँ पे, तो इसके लिए ये अपना एक अलग सेशन तैयार करेगा, आईडी 5832, और यहाँ पे मोजिला, और यहाँ पे जैसे कि 8 है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स जब देते वक्त फिर ये क्या करेगा, उसका आईडी दे देगा इसको, ओके। तो आईडी यहाँ पे क्या दे देगा, सेशन आईडी 5832, ठीक है, भेज दिया। अभी अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आईडी है, इस आईडी के ऊपर कोई डेटा हम सेव करके रखते हैं यहाँ पे। जैसे ये मेरा सेशन आईडी के ऊपर डेटा है, मतलब यूज़र है, यूज़र का आईडी 5 है, दूसरा यूज़र है उसका आईडी 4 है, ओके। तो यहाँ पे जैसे भी बाद में रिक्वेस्ट आती है, यहाँ पे फिर से इसको रिक्वेस्ट आती है, तो रिक्वेस्ट आते वक्त ये सेशन वाला डेटा भी क्या चला जाता है, इसके पास चला जाता है। फिर सर्वर क्या करता है, इसमें से ये सेशन आईडी निकालता है 1432, तो 143 मैच कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है। तो इसके ऊपर किसका आईडी है, 5 आईडी पे कौन सा कस्टमर है डेटाबेस के अंदर, फिर 5 आईडी का जो भी डेटा है वो क्या करता है, इसको भेज देता है। तो क्या होता है, क्लाइंट को अपना अपना ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेज रहे, तो अपना अपना डेटा मिल रहा है उनको। फिर अगर इसने फिर से रिक्वेस्ट भेज दी सर्वर को यहाँ पे, तो उसके साथ ये सेशन आईडी भी भेज देगा, ठीक है। तो सर्वर ये सेशन आईडी उठाएगा, 5832 कहाँ मैच हो रहा है, यहाँ पे मैच हो रहा है। तो इसका आईडी कितना है, 4, तो 4 के ऊपर जो भी डेटा है वो डेटा क्या करेगा, लेगा और बैक टू रिस्पॉन्स में वो ये डेटा इसको देगा, तो इसको उसी का ही डेटा मिलेगा। सो एक्चुअली दीज आर द कंसेप्ट ऑफ सेशन एंड कुकीज़, इस तरीके से सेशन और कुकीज़ वर्क होता है, ओके। अभी फ़िलहाल ये आउटडेटेड हो चुका है, ये मैकेनिज्म आउटडेटेड, ठीक है। अभी इसके बदले आया है JWT टोकन, ठीक है। लेकिन आउटडेटेड नहीं बोल के नहीं चलेगा, इसके भी कुछ प्रॉन्स कॉन्स होते हैं। तो सेशन ये ज़्यादा सिक्योर होता है दैन JWT टोकन से, ओके। आगे हम देखेंगे JWT टोकन क्या है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन मैकेनिज्म, लेकिन ये मैंने बहुत डीप में पढ़ा है, ये आपको कोई पढ़ाता नहीं सेशन और कुकीज़ के बारे में इतना, लेकिन मैंने पूरा डीपली आपको कॉन्सेप्ट लिया है ये किस तरीके से काम होता है, तो ठीक है। ओके, आपको प्रॉक्सी पता है क्या होता है, यस, हेलो, एनीबॉडी एल्स?
हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर। किस पता है प्रॉक्सी क्या होता है? पता है सबको? नाम सुना है प्रॉक्सी का? प्रॉक्सी सर्वर होते हैं, ऐसा कुछ सुना है आपने? नाम सुना है, सुना तो हाँ, ऐसे। तो पता नहीं क्या क्या होता है है। प्रॉक्सी? क्या कुछ में लगता है आपको प्रॉक्सी क्या होता है? प्रॉक्सी, इट इज़ अ इंटरमीडिएट प्रोग्राम और server that forward client request to another server. ठीक है। प्रॉक्सी मतलब कुछ नहीं होता, एक इंटरमीडिएट प्रोग्राम होता है। ओके, उसके थ्रू आपकी रिक्वेस्ट पास होती है। ओके, जैसे कि मान लो ये मेरा ब्राउज़र है। ओके, जैसे मैं ब्राउज़र के अंदर भी प्रॉक्सी प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट आपकी लेयर के अंदर फिल्टर होके चली जाती है, तो ये रिक्वेस्ट सेंड होती है। इसके बीच में जो इंटरमीडिएट सर्वर होते हैं कुछ, और ये रिक्वेस्ट फिर फाइनल यहाँ पे मेन सर्वर के रूप में जाती है। तो आपको रिक्वेस्ट यहाँ से डायरेक्ट ये मेन सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है। ओके, ये आपका सर्वर है, ये आपका मेन सर्वर है, आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजनी है। लेकिन ये रिक्वेस्ट डायरेक्टली ब्राउज़र जो है, कभी कभी ये रिक्वेस्ट डायरेक्टली मेन सर्वर तक नहीं जाती है, वो इंटरमीडिएट सर्वर से जाती है। इसी को बोला जाता है प्रॉक्सी। ठीक है, तो रिक्वेस्ट प्रॉक्सी को चले जाती है और प्रॉक्सी फिर सर्वर पे जाता है, रिक्वेस्ट भेजता है। ओके, तो प्रॉक्सी का मेन इंटेंशन यही होता है कि भाई रिक्वेस्ट जा रही है मेन सर्वर को, डायरेक्ट जाने से पहले मैं उसको चेक करूँगा सारी चीज़ें। जैसे कि आप इस तरीके से इसको कंसिडर कर सकते, ये हमारे पीएम है, पीएम मोदी। ओके, और ये कोई आदमी है, उसको मिलना चाहता है, लेकिन वो उसे डायरेक्ट नहीं मिल सकता, वो उस पहले वो उसके पीए से मिलेगा। पीए फिर उसको चेक करेगा सब चीज़ें, बाद में वो फॉरवर्ड करेगा पीएम मोदी सर के पास। ओके, तो यही सीन होता है प्रॉक्सी का। तो प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है कि इंटरमीडिएट प्रोग्राम होता है। एक्चुअली प्रोग्राम को टारगेट करने से पहले वो प्रोग्राम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और सब कुछ ठीक होने के बाद फाइनली वो क्या करता है, मेन सर्वर तक उसको पहुंचाता है। और उसको लगता है ज़रूरत पहुंचाने के लिए पहुंचाता है, नहीं तो खुद ही उसको सॉल्व करके बैक टू रिटर्न भेज देता है। ओके, तो इस टाइप का जो भी प्रोग्राम होता है उसी को प्रॉक्सी सर्वर कहा जाता है, या फिर प्रॉक्सी प्रोग्राम कहा जाता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी को हम मिडल वेयर भी कहते हैं कि दो चीज़ के अंदर ये मिडल लेयर होता है, उस लेयर के थ्रू वो चीज़ें होती है। ठीक है, अंडरस्टूड? यस। ठीक है, ये टनलिंग जो है, टनलिंग का मतलब कुछ नहीं होता है, एक कनेक्शन क्रिएट होता है जिसके थ्रू हम कोई चीज़ भेज सकते हैं, बस वो उतना ही है। गाइज, आई थिंक योर HTTP चैप्टर इज़ ओवर नाउ। और मैंने बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरीके से ली है HTTP के चैप्टर के अंदर। इसके पढ़ने के लिए, इसके लिए बहुत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है आपको। बेहतर तरीके से प्रोग्रामिंग करने के लिए, आप कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इतना सफिशियंट है। ठीक है, फिर भी मैंने ये बहुत अच्छी तरीके से लिया है आपको। सो हियर योर HTTP चैप्टर इज़ ओवर। It's 100% coverage. और डेट कितनी है? 22 अक्टूबर ना? डे ट्यूसडे। ओके,
तो guys, I hope you understand the HTTP chapter, and from tomorrow we will start the server side programming, API creation. ओके, तो API क्या होता है उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा और भी डिटेल दे दूंगा मैं, रेस्ट का मतलब क्या होता है, और डायरेक्टली हम कोडिंग स्टार्ट करना है। तो क्या करना है, कल डायरेक्टली कोडिंग स्टार्ट करना है या फिर ऐसे टैब पे पहले कुछ थ्योरी लेना है उसका?